वेलकम बैक टू द चैनल। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। सकल्स मदर शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक कोर्स चिल्ड्रन एंड हेल्प्ड हर husband Bhuta in the field. Sakal's brother Jitu and sister Situ spent their time playing and roaming. Can you call Sheila or Jitu or Situ unemployed? If not, then why? सकल की जो मदर है उनका नाम शीला है एंड सकल के जो फादर है उनका नाम है बूटा चौधरी। सकल का एक ब्रदर है जिसका नाम है जीतू और उसकी एक सिस्टर है जिसका नाम है सीतू। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो शीला है, जीतू है और जो सीतू है वो अनएम्प्लॉयड है। यस, हमें क्या लगता है कि ये अनएम्प्लॉयड ही है। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क at the going wages cannot find jobs. अगर हम यहाँ पे बाय डेफिनेशन जाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब एक बंदा विलिंग होता है किसी काम को करने के लिए, ठीक है, लेकिन वो एक सुटेबल जॉब को ढूंढ नहीं पाता है क्योंकि जो वेजेस हैं वो फुलफिल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कि एक इंसान काम तो करना चाहता है लेकिन उसको वेजेस इतने कम मिल रहे हैं कि वो इस जॉब को सुटेबल नहीं मानता। अब हम दोबारा आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। शीला, जीतू एंड सीतू, क्या ये अनएम्प्लॉयड है? अगर हम शीला की बात करें तो अगर वो बाहर जाके काम नहीं करना चाहती है, अगर वो अपने हाउसवाइफ की जॉब में खुश है, तो हम इसे अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे। हम सकल की मदर को अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे क्योंकि उनका बाहर जाके काम करने का मन ही नहीं है। अगर जीतू का भी मन नहीं है, सीतू का भी मन नहीं है, तो हम इनको अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। लेकिन अगर इनका काम करने का मन है और ये वेजेस अच्छी ना मिलने की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इनको अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर domestic domain. Jitu and Situ are too small to be counted in the workforce population. Neither Jitu, Situ or Sheila can be counted as unemployed. The workforce population includes people from 15 years to 59 years. Sakal's brother and sister do not fall within this age group, so they cannot be called unemployed. अगर किसी को अपने आप को अनएम्प्लॉयड कहलाना है तो उनकी जो एज है वो 15 ईयर्स से लेकर 59 ईयर्स तक होनी चाहिए एंड साथ ही साथ उनका काम करने का मन भी होना चाहिए। अगर उनका काम करने का मन नहीं है, अगर वो कोई जॉब नहीं करना चाहते हैं, तो हम उन्हें अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। सकल्स Mother Sheila works for the family. She is not willing to work outside her domestic domain for payment. She too cannot be called unemployed. Sakal's grandparents, although not mentioned in the story, cannot be called unemployed क्योंकि वो grandparents हैं, वो रिटायर हो चुके हैं, तो उनको भी हम unemployed नहीं बोलेंगे। In case of India, we have unemployment in rural and urban areas. However, the nature of unemployment differs in rural and urban areas. In case of rural areas, there is a seasonal and disguised unemployment. Urban areas have mostly educated unemployment. अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में रूरल और अर्बन एरियाज में डिफरेंट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अगर हम रूरल एरिया की बात करते हैं तो रूरल इंडिया में सीजनल एंड डिस्गीस्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, और अगर हम अर्बन एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, यानी कि पढ़े लिखे लोग होते हैं जो काम करना चाहते हैं और उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर. People dependent upon agriculture usually face such kind of problem. There are certain busy seasons when sowing, harvesting, weeding and threshing is done. Certain months do not provide much work to the people dependent on agriculture. अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, यानी कि कुछ महीने ऐसे होते हैं जब हमें सोइंग करनी होती है, कुछ महीने हार्वेस्टिंग, कुछ महीने वीडिंग एंड देन थ्रेशिंग करनी होती है। लेकिन कुछ महीने ऐसे भी होते हैं जिसमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन करनी होती है। इरिगेशन के लिए एक इंसान बहुत होता है, तो बहुत सारे जो लेबर्स हैं उनको हटा के सिर्फ एक लेबर को ही रखा जाता है। अब जितने महीने ये बाकी के लेबर्स काम नहीं करेंगे, ये उनके लिए एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा।
अब ये तो हमने पढ़ लिया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में. अब हम पढ़ेंगे इस पैराग्राफ में डिसगीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में. इन केस ऑफ डिसगीज्ड unemployment, people appear to be employed. They have agricultural plot where they find work. This usually happens among family members engaged in agricultural activity. The work requires the service of 5 people but engaged 8 people. 3 people are extra. These 3 people also work in the same plot as the others. The contribution made by the 3 extra people does not add to the contribution made by the 5 people. If 3 people are removed, the productivity of the field will not decline. The field requires the service of 5 people and 3 extra people are disguised unemployed. So इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या है? डिसगीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? डिसगीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब जरूरत से ज्यादा लोग एक जगह पे काम कर रहे होते हैं. अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है? यहाँ पे दिया है कि हमारे पास एक पीस ऑफ प्लॉट है, वहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही है, उसमें 5 लोगों की जरूरत है लेकिन उसमें 8 लोग काम कर रहे हैं. ठीक है. अब ये जो 3 एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं, अगर ये काम नहीं भी करेंगे उस फील्ड में तो भी काम चल जाएगा, तो भी जो ये 5 लोग हैं ये मिलके काम कर सकते हैं. लेकिन ये जो 3 एक्स्ट्रा लोग हैं ये ऐसा अपीयर तो कर रहे हैं कि ये काम कर रहे हैं उस प्लॉट में, बट एक्चुअल में इनका कोई काम नहीं है, यानी कि ये एक्स्ट्रा वर्क फोर्स है. ठीक है. इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई किसान है, उसकी फैमिली में उसका एक छोटा भाई है एंड जो उसका छोटा भाई है फर्दर उसके 2 बच्चे हैं. ठीक है. और जो ये फार्मर है इसका 1 बच्चा है. ठीक है. तो टोटल जो बंदे हैं ये कितने हो गए? 5. ओके. तो अब इसके बाद क्या होता है कि जो इस फार्मर की वाइफ होती है वो भी किसी दिन आ जाती है, वो कहती है चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करा देती हूँ. तो वो भी इसकी हेल्प करानी स्टार्ट कर देती है. फिर इनके घर का एक नौकर होता है, वो भी आ जाता है कि चलो मैं भी आपकी हेल्प करा देता हूँ. फिर ये भी आ जाते हैं. ठीक है. तो अब काम जो था वो 5 ही बंदों का था, लेकिन काम जो है वो 7 बंदे करने लग गए. ये जो 2 बंदे अब एक्स्ट्रा आए हैं इनको हम बोलेंगे डिसगीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. अगर ये लोग कहेंगे कि आप हमारे को हमारे पैसे दो तो इनको साफ मना कर दिया जाएगा और इनको बोला जाएगा कि आप डिसगीज्ड एम्प्लॉय हो, आपकी जरूरत नहीं थी, आप फिर भी यहाँ पे आए, उसके लिए थैंक यू, लेकिन आपकी कोई भी सैलरी नहीं बनती है. ठीक है. तो ये होती है डिसगीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. लेकिन ये तो हमने चलो फैमिली की बात की, लेकिन अगर फैमिली नहीं है, प्रोफेशनली भी अगर हम बात करें तो जो सैलरी 5 बंदों में जानी चाहिए थी वो सैलरी अब 8 बंदों में बट जाएगी. ऐसे में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो 8 के जो 8 लोग हैं उनका लो हो जाएगा. लेकिन अगर ये 3 लोग कहीं और जाके काम करते जहां पे कि इनके काम की जरूरत है तो वहां पे इनको अच्छी सैलरी मिलती और ये डिसगीज्ड अनएम्प्लॉयड ना कहलाते. ठीक है. आई होप कि आप समझ गए हैं. फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है अपने आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं. फिर भी कोई डाउट रहे तो मुझसे व्हाट्सएप पे कह सकते हैं. इन केस ऑफ अर्बन एरियाज educated employment has become a common phenomena. तो अभी तक हमने सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ लिया है, हमने डिसगीज अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ लिया है और अब हम अर्बन एरिया की एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे. और यहाँ पे इस पैराग्राफ में लिखा है कि अर्बन एरियाज में एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आज की डेट में एक कॉमन फिनोमिना हो गया है. अगर आप लोग अगर आप लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बारे में की जो रिपोर्ट है वो पढ़ेंगे, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था डॉक्टर्स के रिगार्डिंग, तो उन्होंने बताया है कि हमारे पूरे के पूरे कंट्री में 6 लाख पीपल 6 लाख पीपल ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएटेड हैं, यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है लेकिन फिर भी वो अनएम्प्लॉयड है. ठीक है. 6 लाख जो पीपल हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं इंडिया में. पढ़े लिखे हैं बट फिर भी अनएम्प्लॉयड. मैनी यूथ विद मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट graduation degrees are not able to find a job. A study showed that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculates. जो matriculates हैं यानी कि जो 10th पास बच्चे हैं उनको नौकरियां फिर भी मिल जाती हैं,
लेकिन जो ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं उनको नौकरियां नहीं मिल पाती है। अब इसका मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। 2014 में राजस्थान में 250, ठीक है, फिगर को याद रखना, 250 पीएन की वैकेंसी निकली। ठीक है, राजस्थान में 250 पीएन की वैकेंसी निकली। अब आप लोग जान के हैरान हो जाएंगे कि कितने लोगों ने उस चीज के लिए अप्लाई किया, इन सीट्स के लिए अप्लाई किया। ठीक है, सो द नंबर वाज 4 लाख पीपल। सीट्स कितनी है? 250। कितनों ने अप्लाई किया? 4 लाख। ठीक है, ये न्यूज़पेपर में भी आया था। ओके, नाउ द शॉकिंग पार्ट्स कम। अगर आप लोगों को लगा कि ये जो 4 लाख की जो फिगर है ये शॉकिंग है, ये शॉकिंग नहीं। अब इसके बाद सुनना, इसके बाद क्या हुआ? आउट ऑफ दोज 4 लाख पीपल 255 वर पीएचडी होल्डर्स। ठीक है, उन्होंने पीएचडी की हुई थी। नाउ जस्ट इमेजिन, वैकेंसी कितनी थी? 250। एंड जो पीएचडी होल्डर्स थे वो कितने थे? 255। अब मैं आपको बताता हूं एलिजिबिलिटी क्या थी। वो एक पीएन की जॉब थी, एक स्टेट गवर्नमेंट की जॉब थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब थी। एलिजिबिलिटी थी, फर्स्ट एलिजिबिलिटी वाज यू शुड बी 5th स्टैंडर्ड पास इन हिंदी मीडियम, एंड सेकेंड एलिजिबिलिटी वाज you should know how to drive a bicycle. These were the 2 eligibilities. That's it. And वो PhD holders जो हैं उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई क्यों किया है। तो उन्होंने कहा कि सर हमें नौकरी नहीं मिल रही है कहीं पे भी, तो अगर एज अ पीएन ही हमें जॉब मिल जाए वो भी बहुत है। तो उनको ये कहा गया कि सॉरी, आप इस जॉब के लिए ओवर क्वालिफाइड हैं, इसलिए हम आपको इस जॉब में नहीं रख सकते हैं। नाउ जस्ट इमेजिन कि उनका पढ़ाई करना भी गुनाह हो गया। ओके, सो ये हुआ था 2014 में राजस्थान में। आई होप आपको गूगल में इसके रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ दिख ही जाएगा। ठीक है, सो ये थी वो स्टोरी। तो आप समझ सकते हैं कि जो मैट्रिकुलेट्स हैं उनको फिर भी हमारे यहाँ जॉब मिल जाती है, लेकिन जो ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनको जॉब नहीं मिल पाती है। नाउ दैट डजंट मीन कि आप लोग पढ़ाई करना छोड़ देंगे या फिर आप पढ़ाई नहीं करेंगे। आप बोलेंगे कि अगर हम 10th पास ही हो जाएं फिर ही नौकरी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक एक्सट्रीम केस था। ठीक है, सो सिर्फ आपको जो रियलिटी है वो बताई है कि इंडिया में ऐसा भी होता है। ओके, देन इसके बाद है paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in others. There is unemployment among technically qualified person on one hand, while there is dearth of technical skills required for economic growth. अब देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया कि इतने लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, ऐसा पता है क्यों है? ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया में जॉब्स नहीं है। इंडिया में जॉब्स हैं, बट द थिंग इज कि जो स्टूडेंट्स कॉलेज से पास आउट होके निकलते हैं ये सोच के कि उनको नौकरी मिल जाएगी, वो उस नौकरी के लिए क्वालिफाइड नहीं होते। ठीक है, देखो यहां पे क्या लिखा है। यहां पे लिखा है देयर इज एन अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, और दूसरी तरफ हम क्या कहते हैं? वाइल देयर इज डर्थ ऑफ टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होनी है, अगर हमें अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, तो हमें उसमें टेक्निकल स्किल्स चाहिए, और उस चीज की कमी है इंडिया में। दैट मीन्स कि जो हम कॉलेज से पढ़ के बाहर निकल रहे हैं वो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सफिशिएंट नहीं है। जो टेक्निकल डिग्रीज हम लोग कॉलेज से लेके निकल रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है। कंपनीज जो टेक्निकल स्किल्स मांग रही हैं वो डिफरेंट है, और जो हम डिग्री लेके आ रहे हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, सिर्फ गिने चुने कॉलेजेस, अगर मैं कहूँ IIMs, ठीक है, या फिर IITs या फिर पैक और थापर यूनिवर्सिटीज, अब तो इनके जो कैंपस प्लेसमेंट्स हैं उनमें भी बुरे हाल चल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ही इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में जो कि आपको वो नॉलेज देते हैं जो कि कंपनी को अपने यहाँ चाहिए, जिसकी वजह से कंपनी आपको हायर करेगी। ज्यादातर जो हमें एजुकेशन मिल रही है वो सिर्फ पढ़ाई तक की मिल रही है। रियल वर्ल्ड में
उसकी एग्जीक्यूशन होती ही नहीं है। रियल वर्ल्ड में ये टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत ओल्ड हो चुकी है जो हमें आज पढ़ाई जा रही है। आप किसी दिन ऑफलाइन आएंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा हमारी क्लासरूम में कि मैं अपने कॉलेज में 2011 में क्या पढ़ता होता था एंड मैं क्या एक्सपीरियंस करता होता था। जो हमें कंप्यूटर्स एक सब्जेक्ट था उसमें जो हमें पढ़ाया जा रहा था वो टेक्नोलॉजी 1990s में होती थी। जब हमने अपना नया कंप्यूटर लिया था 1990s में, उसकी वो कॉन्फ़िगरेशन थी जो कि मुझे 2010 में पढ़ाया जा रहा था। ठीक है, एंड माइन इज, सॉरी मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता यूनिवर्सिटी का। ठीक है, सो कभी आप आएंगे तो मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैंने बीटेक की है, बाय क्वालिफिकेशन आई एम इंजीनियर। ठीक है, सो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या पढ़ता होता था एंड क्या रियलिटी थी। सो यहाँ पे हमने अनएम्प्लॉयमेंट के इस पार्ट तक कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट भी हम करेंगे बट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।